लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में। संसदीय बोर्ड की गृह कार्य से जुड़ी समिति ने एक काफ़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट जो है वो हाल के समय में सदन में पेश करी। ये जो चिंता थी वो चिंता जताई गई थी पुलिस रिफॉर्म को लेकर। हालांकि इस पर बात आज से नहीं हो रही है। पुलिस रिफॉर्म को लेकर पिछले 4 दशकों से चिंता जताई जा रही है, समितियां बन रही हैं, कमेटियां बन रही हैं, लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है उस पर अगर उसको अमली जामा पहनाने की बात करें तो नतीजा जो रहता है वो धाक के 3 पात वाला ही होता है। साल 2006 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक गाइडलाइन भी जारी करी थी, जिस याचिकाकर्ता की याचिका पर पुलिस रिफॉर्म पर जो गाइडलाइन थी उसको जारी की गई थी। वो याचिकाकर्ता बीएसएफ के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह जी हमारे साथ लॉ स्ट्रीट भारत में मौजूद हैं। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, लॉ स्ट्रीट में स्वागत है आपका। सर, तब की जो रिफॉर्म की बात हो रही थी, जो सुधारों की बात हो रही थी, जिन आंकड़ों को आपने रखा था अपनी याचिका के जरिए, तब में और अब में आपको कितना अंतर लगता है और क्या इस पर कुछ सुधार हुआ है, कुछ कार्य हुआ है? देखिए, ऐसे हमारी याचिका पे 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे और निर्देश थे मुख्य रूप से राज्य सरकारों के लिए 6 निर्देश थे और एक निर्देश था केंद्र सरकार के बारे में। अब उसका विस्तार में तो नहीं जाऊंगा, संक्षेप में यही कहूँगा कि उसमें पुलिस को एक स्वायत्तता देने का प्रयास था और ये कोशिश थी कि पुलिस जो इंटरनल मैनेजमेंट है, पोस्टिंग, ट्रांसफर्स वगैरह है, वो अधिकार भी पुलिस अधिकारियों के ही हाथ में रहे और पुलिस प्रमुख का एक निश्चित कार्यकाल बना दिया गया था। तो ये निर्देश दिए गए थे और इस पे उम्मीद थी कि अब राज्य सरकारें उस पे उसको कार्यान्वित करेंगी और पुलिस के लिए एक नया अध्याय शुरू होगा और जनता भी पुलिस पर अधिक विश्वास कर सकेगी पहले की अपेक्षा। परंतु हमने देखा कि दुर्भाग्य से राज्य सरकारें इन आदेशों का उन्होंने अनुपालन कागज़ पे किया है और अगर उसको आप विश्लेषण करें तो आप देखेंगे कि वो लेटर एंड स्पिरिट जो कहा जाता है लॉ का, उस दोनों का ही उल्लंघन हुआ है। कुछ राज्य सरकारों ने, करीब 17 राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने कि एक्ट पास कर दिया और दिखाने के लिए तो उन्होंने ये कहा कि ये एक्ट हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन के लिए लागू कर रहे हैं। पर वास्तविकता यह है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो सुपरविजन है या मॉनिटरिंग है उससे बचने के लिए ये एक्ट लागू किया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था 2006 का, उसमें एक पैराग्राफ उसमें ये लिखा था कि यह निर्देश तभी तक लागू होंगे जब तक कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार इस संबंध में अपने अधिनियम नहीं बना लेते। तो राज्य सरकारों ने ये सोचा कि अधिनियम बनाने के बाद तो हमारे ऊपर ये निर्देश लागू नहीं होंगे, इसलिए जल्दी जल्दी उन्होंने अधिनियम बना लिए, एक्ट्स पास कर दिए। और वो जो एक्ट्स अगर आप उसका विश्लेषण करें, उसको गहराई में समझने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि वो अधिनियम जो वर्तमान व्यवस्था प्रदेश में थी, लगभग उसी को उन्होंने कानूनी जामा पहना के कह दिया कि ये हमारा एक्ट हो गया। तो इस तरह से लेटर एंड स्पिरिट दोनों का उल्लंघन हुआ है उन राज्यों द्वारा जिन्होंने एक्ट्स पास किए और उन राज्यों द्वारा भी जिन्होंने कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए थे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन करने का स्वांग रचने में। अनुपालन तो उन्होंने कागज़ पे किया है, पर अगर आप देखिए तो वो स्वांग रचा उन्होंने कि हम अनुपालन कर रहे हैं। पर जितनी गहराई में जाइए तो आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के लेटर और स्पिरिट दोनों का ही उल्लंघन हुआ है। एक छोटा सा उदाहरण दे दें, जैसे उन्होंने कहा स्टेट सिक्योरिटी कमीशन में आप उसके रिकमेंडेशन बाइंडिंग होनी चाहिए। तो स्टेट सिक्योरिटी कमीशन तो उन्होंने गठित किया पर उसके रिकमेंडेशन उन्होंने ऑप्शनल कर दिया कि आपके ऊपर है, आप उसको अनुपालन करिए या न करिए, राज्य सरकार के विवेक पे है। तो जब बाइंडिंग नहीं है तो स्टेट सिक्योरिटी कमीशन रहे या न रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से उन्होंने लेटर स्पिरिट का वायलेशन किया है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का, जैसा कि जस्टिस थॉमस कमेटी ने 2008 में लिखा कि दे वर टोटली डिसमेड, यही शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, बाय टोटली डिसमेड बाय द इंडिफरेंस ऑफ द स्टेट्स की उदासीनता से उनको बड़ी निराशा हुई कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के प्रति बहुत उदासीनता दिखाई। अब आपने पूछा कि तब से आज में क्या फ़र्क हुआ है। देखिए, मैं तो ये देख रहा हूँ कि दिनों दिन हालात कुछ बद से बदतर होते जा रहे हैं और उसका कारण यह है कि राज्य पुलिस का जो नियंत्रण था, नियंत्रण के बजाय मैं कहूँगा शिकंजा था, वो और कसता जा रहा है पुलिस की गर्दन पे। अब उसके कुछ उदाहरण मैं दूंगा। अब जैसे आपने देखा महाराष्ट्र में पुलिस का दुरुपयोग किस लिए हुआ, राजनीतिक पार्टी की तिजोरी भरने के लिए उन्होंने कमिश्नर ऑफ पुलिस द्वारा सब डांस बार वगैरह से पैसे इकट्ठा कराने का काम किया।
बंगाल में आप देखिए इलेक्शन के दौरान जो कुछ हुआ, एनएचआरसी की रिपोर्ट है, बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट है कि किस तरह से तृणमूल के काडर्स ने जो जिन लोगों ने विरोधी पार्टियों का समर्थन किया था उनके खिलाफ किस तरह से उन्होंने मतलब उनके घरों को लूटा पाटा, जलाया, मारा पीटा, सब कुछ किया। वो एनएचआरसी की बड़ी साफ रिपोर्ट में है। पंजाब में देखिए, अब वहाँ पे एक अजीब हालात हैं। एक तरफ तो हम देखते हैं कि जो सिक्स फॉर जस्टिस है उनको उन्होंने पूरी छूट दे रखी है कि जो चाहे वो खुलेआम सड़क पे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। दूसरी तरफ हमने देखा कि पंजाब में ही प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ और मतलब जितने समय तक प्राइम मिनिस्टर एक जगह रुके रहे उतने समय में ड्रोन से अटैक हो सकता था, कुछ भी अटैक हो सकता था और एक गंभीर घटना हो सकती थी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और राज्य पुलिस से काफ़ी क्या कहा जाए निरंकुश होती जा रही है। हैदराबाद में आपने देखा 4 आदमियों को उन्होंने मार दिया, बलात्कार के जो आरोपी थे। तो एक इंस्टेंट जस्टिस देने का प्रयास किया और इंस्टेंट जस्टिस के पीछे वहाँ के राजनीतिक सत्ता का हाथ था। उन लोगों ने कहा कि भाई इसको तुरंत इसका निराकरण होना चाहिए ताकि जनता में आपके प्रति विश्वास और सरकार के प्रति विश्वास फिर से जागृत हो सके। इसलिए कुल मिलाकर हालात मैं देखता हूँ कि उसमें सुधार जो भी है वो कागज़ पर है, वास्तविक ज़मीन पर नहीं है और हालात कुछ मायने में और ख़राब होते जा रहे हैं। सर, बिल्कुल आपने सरकारी मंशा पर काफ़ी बड़ा सवाल खड़ा किया है। आप काफ़ी नज़दीक से इस मुद्दे को आप देख रहे हैं। एक सवाल ये भी उठता है सर कि अगर सरकार की मंशा नहीं होती तो समितियों पर कमेटियां कैसे नहीं बनती और इतनी बड़ा जो मॉडल पुलिस एक्ट भी जो रखा गया था सदन के सामने वो भी लागू नहीं हुआ है। क्या कुछ उपाय हो सकते थे इस अगर आगे देखा जाए इसे? तो उपाय बहुत आसान थे। 2006 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। 2006 में ही सोली सोराब जी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी, पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी, उसने अपना एक मॉडल पुलिस एक्ट बना दिया था। मॉडल पुलिस एक्ट बनाने की आवश्यकता इसलिए समझी गई कि मॉडल पुलिस एक्ट तो नेशनल पुलिस कमीशन ने भी बना दिया था पहले 2080-81 में जो उन्होंने रिपोर्ट दी। पर ये समझा गया था सुप्रीम कोर्ट में जब ये डिस्कशन हो रहे थे और हमने उस मॉडल पुलिस एक्ट की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि ये तो देखिए 30 साल पुराना हो गया है, हालात में परिवर्तन हो गए होंगे, तो इसको फिर से देखा जाए कि क्या इस एक्ट में परिवर्तन की ज़रूरत है। तो इस पृष्ठभूमि में सोली सोराब जी कमेटी का गठन हुआ कि उस मॉडल पुलिस एक्ट में जो नेशनल पुलिस कमीशन ने बनाया है उसमें अगर कुछ परिवर्तन की ज़रूरत हो तो उसको देखते हुए आप एक नए पुलिस एक्ट का ढांचा बनाइए। तो 2006 में पुलिस एक्ट का ढांचा बना दिया। अब देखिए, अगर केंद्र सरकार इस विषय में गंभीर होती तो वो ये कहती कि भाई पहली बात तो इसी लाइन पे हम एक दिल्ली पुलिस बिल बना दें जो कि आज तक नहीं बना है और वो सारे दिल्ली में और यूनियन टेरिटरीज में लागू हो जाए, उसमें तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। फिर जो भी प्रदेश वहाँ जहाँ की वही सत्ता है जो कि केंद्र में है, उस समय तो यूपीए की सरकार थी, तो वो कह सकते थे कि भाई जहाँ जहाँ हमारी सरकार है उस वहाँ पे आप लागू करिए। तो मान लीजिए अगर 8, 10 या 12 स्टेट में भी लागू हो गया और फिर बाकी स्टेट्स को ये कहते कि अगर आप इन प्राविधानों को लागू करते हैं तो आपको कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा ग्रांट दिया जाएगा, मॉडर्नाइजेशन में आपका पैसा बढ़ा दिया जाएगा, आपको अच्छे संसाधन खरीदने के लिए और हम धनराशि उपलब्ध कराएंगे इत्यादि इत्यादि कह के कुछ ऐसे इंसेंटिव्स देते कि बाकी राज्य भी उसी लाइन पर आ जाते और धीरे धीरे ये प्रकरण ये अपना मॉडल पुलिस एक्ट लागू हो जाता। पर ऐसा सरकार ने कुछ नहीं किया। दिल्ली पुलिस बिल आज तक नहीं बना जो कि दिल्ली में ही बनाना था और वो होम मिनिस्ट्री और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में वो टेबल टेनिस खेलते रहते हैं, इधर से उधर चिट्ठी जाती है, उधर से इधर आती है और ये सिलसिला 10 साल से चला जा रहा है। तो केंद्र सरकार गंभीर नहीं थी और राज्य सरकार तो इसको लागू करना नहीं चाहते थे। इसलिए कुल मिलाकर ये हुआ कि ये मॉडल पुलिस एक्ट नहीं बना और पुलिस सुधार जो 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे वो ज़मीनी हालात को देखते हुए वो लागू नहीं हुए। सर, आप डीजीपी जैसे बड़े पद पे आपने काम किया है, सरकार के भी आप काफ़ी करीबी रहे। आम शब्दों में अगर हम जनता को समझाना चाहे कि आखिर क्यों इसे लागू सरकारें नहीं करवाना चाहती हैं तो क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकारें लागू इसलिए नहीं कराना चाहती कि सरकारें चाहती हैं कि पुलिस पर हमारा प्रभुत्व, हमारा शिकंजा, हमारा स्ट्रैंगल होल्ड ये बना रहे। और क्योंकि जो अगर पुलिस हमारे नियंत्रण में रहेगी तो फिर इसके द्वारा हम जो चाहे वो काम करा सकते हैं। इसके द्वारा हम अपने आदमियों को
गलत काम करते हुए भी उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। और दूसरे आदमी सही काम गलत काम करे तो उनको पकड़ ही लो, थोड़ा बहुत भी गलती हो तो भी पकड़ लो, और अगर गलती नहीं भी हो तो देखो अगर कहीं कोई गुंजाइश हो तो भी पकड़ लो। तो ये एक पुलिस का दुरुपयोग एक हर सत्ताधारी पार्टी करती चली आ रही है स्वतंत्रता से। कोई पार्टी अपवाद नहीं है। और दुर्भाग्य है कि जब आप अपोजिशन में रहते हैं और जब आपकी पिटाई होती है, जब आप जेल में बंद किए जाते हैं, तो आप ये नहीं सोचते कि भाई जब हम सत्ता में आएंगे तो हम इस व्यवस्था को बदल दें। नहीं, वो सोचते कि जब हम सत्ता में आएंगे तो फिर हम इनको भी वही हश्र देंगे जो हमारा हश्र हुआ था, इनकी भी पिटाई करेंगे और इनको भी हम सही या गलत जो भी है, जैसा भी मुकदमा होगा हम बंद कर देंगे। तो मतलब ये राजनीतिक पार्टियां कोई सबक सीखने को नहीं तैयार हैं और सब उस दिन का इंतज़ार करते हैं कि जब हम सत्ता में बैठेंगे और पुलिस हमारे हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन के रूप में रहेगा और इसके द्वारा हम जो चाहे कर सकते हैं। तो असलियत यही है जो बड़े दुर्भाग्य की बात है। अगर देश की लीडरशिप थोड़ा भी इनलाइटेंड होती और थोड़ा भी दूरदर्शिता होती तो ये सोचते कि भाई देखो इसमें हमारा नुकसान होता है, बीच बीच में नुकसान होता है, तो थोड़े समय के फ़ायदे के लिए हम एक ऐसी व्यवस्था लागू करें जो देश की जनता के लिए हितकर हो और जिसमें पुलिस निष्पक्ष भाव से काम कर सके। पर दुर्भाग्य से अभी तक ऐसी सोच हमारे सत्ताधारी नेताओं की नहीं बन सकी है। तो पुलिस रिफॉर्म की जो स्थापना है वो सिर्फ और सिर्फ एक बदले की भावना के कारण नहीं स्थापित हो पा रही है, ये कहना है सर का। सर, एक बड़ा सवाल ये कि सरकार और पुलिस के बीच के जो रिश्ते हैं उस पर तो आपने बहुत अच्छे से हमें बताया। दूसरी चीज़ है सर, इसके कारण जो जनता, आम जनता और पुलिस के बीच की जो दूरियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये दूरियां बढ़ती जा रही हैं और बड़े अफसोस की बात है। इस पर हम लोगों ने बहुत चिंतन किया, तो अब हम लोग इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि देखिए कुछ सुधार के बिंदु हम लोगों ने ऐसे निकाले हैं जिनके लिए हमें राज्य सरकार से कोई अनुदान नहीं चाहिए, राज्य सरकार से हमें कोई कानून नहीं चाहिए, और वह बिंदु ऐसे हैं जिस पे अगर हम उसको लागू करते हैं तो नेताओं को कोई ऐसी तकलीफ नहीं होगी, उससे उनका राजनीतिक हित नहीं होगा। तो हमने कुछ ऐसे बिंदु निकाले हैं और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी मतलब कुछ महीने पहले मैंने सभी राज्य पुलिस के प्रमुखों को, सारे डायरेक्टर जनरल्स को एक चिट्ठी लिखी कि देखिए ये बिंदु ऐसे हैं जिस पर आप अपने आप काम कर सकते हैं और इसमें राज्य सरकार का आपको समर्थन नहीं चाहिए, उनसे पैसा नहीं चाहिए, उनसे कानून नहीं चाहिए, ये आपके अधिकार क्षेत्र में है। तो कम से कम इन पे काम करिए और इस पे अगर आप काम करिएगा तो जनता में धीरे धीरे आपके प्रति विश्वास बढ़ेगा, कम से कम। और जब जनता में विश्वास, आपके प्रति विश्वास बढ़ेगा तो जनता शायद आवाज़ और मुखर होकर और तेज़ी से उठाएगी और कि पुलिस में सुधार होना चाहिए। और जनता की आवाज़ जिस दिन मुखर हो गई उस दिन हमारे ख्याल में राजनीतिक पार्टियों को भी इसे स्वीकारना पड़ेगा और भारत सरकार और राज्य सरकारों को भी पुलिस सुधार लागू करना पड़ेगा। सर, ज़मीनी स्तर पर जिन काम की आप बिंदुओं की बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आप बताना चाहेंगे? जी हाँ, बताना चाहूँगा। जैसे पुलिस थाने का जो वातावरण है, देखिए आज वो वातावरण काफ़ी दूषित है। आदमी जब जाता है थाने में तो वो घबराता रहता है कि मेरा रिपोर्ट लिखी जाएगी कि नहीं, कितने घंटे लगेंगे, मुझे बैठना पड़ेगा, कहीं मुझसे पैसा तो नहीं मांगा जाएगा, कहीं मुझसे दुर्व्यवहार तो नहीं होगा। तो हमने कहा कि पुलिस के जो थाने का उसका वातावरण को बदलिए और इसके लिए केवल एटीट्यूडनल चेंज, आपके दृष्टिकोण में, आपकी सोच में परिवर्तन होना चाहिए। जो आदमी थाने जाता है तो उसमें एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहां हमारी सुनवाई होगी और उस सुनवाई पर यथासंभव जो भी हो सकता है, उनकी बहुत सारी दिक्कतें हैं, काम का प्रेशर बहुत है, पर जितना वो कर सकते हैं अपने वर्तमान संसाधनों से, अपने वर्तमान जनशक्ति से, उतना वो करेंगे। ये विश्वास हम जनता को दिलाना चाहते हैं। फिर उनके रिपोर्ट लिखने में जो कोताही होती है, हमने कहा रिपोर्ट लिखिए आप, और अगर आपको लगे कि गलत रिपोर्ट है तो जल्दी से उसका सत्यापन करा के फिर रिपोर्ट जरूर दर्ज होनी चाहिए। रिपोर्ट दर्ज होने से भी जनता में आपके प्रति विश्वास बढ़ेगा। फिर बहुत से और बिंदु भी है, जैसे इन्वेस्टिगेशन को जल्दी ख़त्म करना और जनशक्ति बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के पास जाना। देखिए, जनशक्ति बढ़ाने में तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जनशक्ति जो हमारी स्वीकृत है वो तो दे दीजिए हमें। आज की तारीख में देखिए 5 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं पूरे हिंदुस्तान भर में। ये 5 लाख पद क्यों नहीं भरे जा रहे हैं? एक तरफ तो हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग ऐसे बेरोज़गार घूम रहे हैं। भाई ये पद स्वीकृत हैं, आपने स्वीकृत किए हैं और वास्तव में तो हमारी आवश्यकता और अधिक है। स्वीकृत से अधिक चाहिए हमें। अगर यूनाइटेड नेशंस का मापदंड लें, अभी तो हमारा 200 से कम आ रहा है प्रति लाख पॉपुलेशन का। स्वीकृति जो है UN 222 जी UN 222 कहती है।
तो 222 की मांग तो हम नहीं कर रहे हैं, पर जितना आप 190, 80, 181, 90 जो भी आज की तारीख में स्वीकृत है वो तो हमें दे दीजिए। और वास्तविकता है कि मुश्किल से 154, 55 जिसे कहते हैं बूट्स ऑन द ग्राउंड उतने हैं, तो हमारे ये पद भर दीजिए। हमें फोरेंसिक लेबोरेटरीज और दे दीजिए। अब ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसमें देखिए, क्योंकि फोरेंसिक लेबोरेटरीज के एग्जामिनेशन के बिना हमारा इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग रह जाता है। और अब आंकड़े इधर कई साल से सरकार ने नहीं प्रकाशित किए हैं, पर कुछ साल पहले तक के जो आंकड़े मुझे याद आते हैं, किसी भी एक दिन एक समय पे पूरे हिंदुस्तान में करीब 1.5 लाख से ज़्यादा एग्जिबिट्स पेंडिंग हैं फोरेंसिक लेबोरेटरीज़ में। अब वो आंकड़े देना सरकार ने बंद कर दिया है। इतने एग्जिबिट्स जो पेंडिंग रहते हैं तो इन्वेस्टिगेशंस पेंडिंग रहेंगे। जब तक फोरेंसिक एग्जामिनेशन नहीं जाएगा तब तक कोर्ट में चार्जशीट कायदे से नहीं दाखिल हो पाएगी। और फोरेंसिक एग्जामिनेशन के बाद एविडेंस बड़ा क्लिंचिंग हो जाता है। तो हमें फोरेंसिक लेबोरेटरीज दीजिए, थाने जहाँ नहीं हो वहाँ बना दीजिए, जनशक्ति हमारे बढ़ा दीजिए, कम्युनिकेशंस हमारे इम्प्रूव कर दीजिए। ये सब मुद्दे ऐसे हैं जिससे कि नेताओं को कोई तकलीफ नहीं होगी। हमें अगर और गाड़ी मिल गई और संचार व्यवस्था अच्छी हो गई, थाने और खुल गए जहां आवश्यकता है, और सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर, ये एक ऐसा बिंदु है। देखिए, ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पे कहा है, पर मैंने ये देखा है कि किसी राज्य सरकार को इसमें आपत्ति नहीं है। इसमें उन्हें आपत्ति केवल इस बात की है कि हमारे पास इस समय इतनी जनशक्ति नहीं है कि हम सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर कर सकें। आप उसके लिए जब जनशक्ति बढ़ाएंगे तो वो भी संभव हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कोई मतलब किसी नेता को कोई तकलीफ नहीं होगी, और किसी को ये नहीं होगा कि साहब हमारे अधिकार क्षेत्र में कमी हो रही है। कम से कम हमारी रिसोर्सेज, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, हमारे संसाधन हमें उपलब्ध करा दें, हमारी जनशक्ति बढ़ा दें, उतना कर दीजिए। देखिए, और हम अपनी तरफ से अपना जो जनता के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है उसमें परिवर्तन ले आएँ। ये सब चीज़ें हो सकती हैं और इसमें किसी नेता को कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई पॉलिटिकल अपोजिशन नहीं होगा। और हम कम से कम इसको हम इंटरनल रिफॉर्म्स कहते हैं, तो इंटरनल रिफॉर्म्स हम कर लें, और जैसे जैसे इंटरनल रिफॉर्म्स होंगे मैं समझता हूँ कि जनता का विश्वास हमारे प्रति बढ़ेगा, और जैसे जैसे विश्वास बढ़ेगा मैं समझता हूँ पुलिस सुधार के लिए और ज़्यादा तेज़ी से उसकी मांग होगी। और मैं समझता हूँ कि कालांतर में सरकार को करना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प है नहीं। अगर भारत को एक महान देश के रूप में उभरना है, एक ग्रेट पावर बनना है, तो हम एक एंटीक्वेटेड फ्यूडल पुलिस के द्वारा नहीं बन सकते। हमें एक आधुनिक पुलिस बनानी पड़ेगी, और उस आधुनिक पुलिस बनाने के लिए हमें पुलिस में वर्तमान प्रणाली में सुधार लाना आवश्यक है। सर, आपने पुलिस पॉपुलेशन के रेशियो का भी आंकड़ा यहाँ पर हमें बताया, रिक्रूटमेंट की भी बात आपने करी, प्राइवेटाइजेशन की अगर हम बात करें कि कई ऐसे जगह जहाँ पे पुलिस को प्लेस किया जाता है, कई सिक्योरिटीज़ कंपनीज होती हैं जो कि कहती हैं कि उनके गार्ड्स की जो भर्ती होती है वो की जो क्राइटेरिया होता है भर्ती का वो बिल्कुल वही होता है। तो क्यों नहीं हम कुछ ऐसी, जैसे बाज़ारों में पुलिस होती है या कई ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर पुलिस की ज़रूरत उस लेवल की नहीं होती, लेकिन बावजूद इसके पुलिस बल को वहाँ पर लगाया जाता है। तो इसमें भी जो पुलिस और पब्लिक का रेशियो है वो वैरी करता है। तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ पुलिस, इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, प्राइवेटाइजेशन तो ऑलरेडी एक तरह से चल रहा है, और मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में सिक्योरिटी एजेंसीज इतनी हो गई हैं, उनकी टोटल संख्या शायद पुलिस के बराबर हो या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, कहा नहीं जा सकता। तो ये तो अलग काम कर रहे हैं, पर इन सिक्योरिटी एजेंसी से हम तालमेल कर सकते हैं, समन्वय कर सकते हैं, काम उनको बता सकते हैं कि इधर चलिए आप देखिए, क्योंकि हमारे पास इतनी जनशक्ति नहीं है। हाँ। पर उनको हम पुलिस के छतरी के नीचे नहीं ला सकते। वो उनका एक अलग एजेंसी है, और हर एजेंसी के अलग अलग नियम हैं, उनको पुलिस के अम्ब्रेला के नीचे लाना मुश्किल है। पर यह है कि ये जो पर मेरे ख्याल में आपका कहने का मतलब मैं उसको थोड़ा दूसरे तरीके से प्रस्तुत करूँगा कि पुलिस पे जो वर्कलोड है वो कैसे कम हो। हाँ, बिल्कुल। काम पुलिस पे बहुत ज़्यादा है। देखिए, हिंदुस्तान में ऐसा हो गया है, कोई भी कानून बनता है तो उसके लिए सरकार को अब किसको लागू करना, कोई नहीं, सारे कानून पुलिस को लागू करने हैं। आज की तारीख में देखिए, इनकम टैक्स का अधिकारी जब रेड डालने जाता है तो कहता है हमको पुलिस की सपोर्ट चाहिए, नहीं तो हम पिट जाएंगे। एक्साइज डिपार्टमेंट वाला रेड करने जाता है तो वो कहता है हमको पुलिस की सपोर्ट चाहिए, नहीं तो हम पिट जाएंगे। इसी तरह मतलब कोई भी विभाग, आप इंक्रोचमेंट हटाने जाते हैं तो कहते हैं भाई हम इंक्रोचमेंट हटाना है, पर वो लोग हमारी पिटाई कर देंगे, चलिए पुलिस। तो पुलिस को अन्य विभाग अपना काम कर सकें उसके लिए पुलिस को लगाई जाती है। ये ठीक नहीं है। इन एजेंसीज़ को चाहिए अपनी व्यवस्था खुद करें।
ये कैसे, और पुलिस पे ये जो भार नहीं पड़ना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे वेरिफिकेशन का काम है। वेरिफिकेशन का काम के लिए कोई प्राइवेट एजेंसी बनाई जा सकती है। इसी तरह सम्मन्स की तामीली है, वारंट की तामीली है, कोई प्राइवेट एजेंसीज जो ऐसी विश्वसनीय हो जाएं। अब देखिए अमेरिका में जाइए तो वहाँ एयरपोर्ट की सिक्योरिटी प्राइवेट एजेंसीज के हाथ में है, वो सुरक्षा का काम कर रहे हैं। तो कोई सुरक्षा एजेंसीज कुछ ऐसी अगर बढ़ के आ जाएं जो बहुत अच्छी हों, विश्वसनीय हों, उनको पारदर्शी हों और उनको हम अपने तराजू में तौलने सही हों, तो उनको ये सब काम कि भाई पुलिस वेरिफिकेशन का काम आप ले लीजिए, सम्मान तामील करना आप ले लीजिए, वारंट तामील करना आप, इस तरह से बहुत सारे काम पुलिस के जो मुतफर्रिक मिसलिनियस किस्म के काम हैं ये हमारे ख्याल में डेलीगेट किए जा सकते हैं और एजेंसीज़ को। और इस विषय पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जो बना था उसने अपनी रिपोर्ट में कई मुद्दों पे लिखा है कि ये सारे काम पुलिस से अलग किए जा सकते हैं ताकि पुलिस का वर्कलोड कम हो जाए। सर, पुलिसिया तंत्र की ये जो लाठी है वो तो जनता पे काफ़ी दशकों से पड़ रही है। आज का नहीं, आज़ादी से पहले और आज भी हालात बिल्कुल बराबर हैं। हम बात कर रहे हैं सर, आप भी आज ये पहली बार बात नहीं कर रहे हैं, 4 दशक से इस पर बात पुलिस रिफॉर्म पे चल रही है, जैसे कि हमने पहले भी कहा। अब बात करें उम्मीद की, क्या बातें ही चलती रहेंगी या कुछ धरातल में भी दिखाई देगा? कितनी उम्मीद है सर? देखिए मुझे तो उम्मीद है। देखिए जिस दिन प्रधानमंत्री के दिमाग में आ गया कि नहीं पुलिस सुधार लागू होने चाहिए, तो उस दिन समझिए कि ये गाड़ी चल पड़ेगी और बड़ी तेज़ी से चल पड़ेगी। ब्रिटेन में रॉबर्ट पील प्राइम मिनिस्टर जिस दिन हुए उसके बाद से पुलिस में सुधार लागू हो गए। तो इसी तरह मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में जिस दिन आ गया, या उन्होंने नहीं किया तो किसी और के दिमाग में जब भी आएगा तो ये गाड़ी चल पड़ेगी। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं इसमें कि पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। जिस दिन राजनीतिक इच्छा शक्ति जागृत हो गई कि हमें एक वास्तव में स्मार्ट पुलिस बनाना है, एक ऐसी पुलिस जो जनता के प्रति अपने आप को उत्तरदायी समझे, बजाय इसके कि कौन कुर्सी पे बैठा है, कौन नेता है, क्या है, और कानून के प्रति अपने आप को जिस दिन सर्वोच्च नेतृत्व के दिमाग में आ गया उस दिन पुलिस सुधार लागू हो जाएगा। और अगर सर्वोच्च नेतृत्व के दिमाग में नहीं आया दुर्भाग्य से, तो दूसरी तरीके से मैं समझता हूँ कि नीचे से इतना दबाव पड़ेगा जिस दिन ये इलेक्शन का मुद्दा बन जाएगा कि साहब अगर आप पुलिस, हम आपको वोट तभी देंगे जब आप पुलिस सुधार लागू करने की बात भी अपने मन से डिक्लेयर करें। वो भी समय आ सकता है जब जनता बहुत परेशान हो जाए, कहे नहीं साहब ये मुद्दा तो आपके एजेंडे, आपके मैनिफेस्टो में नहीं, हम आपको वोट नहीं देंगे। जिस दिन ये बात आ जाएगी उस दिन पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में इसको डालेंगी। अभी भी डाल रही हैं, बड़े मतलब ज़रा सा खाना पूर्ति के लिए डाल रही हैं और डालने के बाद कुछ करती भी नहीं हैं। पर जिस दिन उनके ये पब्लिक का प्रेशर पड़ेगा, पब्लिक का दबाव होगा, उस दिन राजनीतिक पार्टियां इसके लिए मजबूर हो जाएंगी और फिर नेतृत्व को भी करना ही पड़ेगा देर सबेर से। बिल्कुल। तो बीएसएफ के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह जी हमारे साथ थे। उनकी जो याचिका थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन जारी करी थी, वो भी 10 साल बाद वो गाइडलाइन जारी हुई थी, तब भी उनको उम्मीद थी कि इस पर कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा फैसला। और आज भी उनको उम्मीद है कि भले ही दशकों से ये मसला चलता आ रहा है, लेकिन एक दिन इस पर कार्रवाई ज़रूर होगी। एक स्वच्छ, स्वतंत्र और एक महान भारत बनाने के लिए पुलिस रिफॉर्म की जो कार्रवाई है वो सरकार की तरफ से ज़रूर होगी। सर, लॉ स्ट्रीट से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।